हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कंपनी और उसके टाइप्स के बारे में। मेनली हमारा जो इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कितने तरीके की होती हैं, मतलब इन शॉर्ट एक कंपनी लॉ के अंदर कंपनी कितने कितने तरीके की बनी है उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सी सेक्शंस के थ्रू हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि कंपनी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, 1% कंपनी है आज के टाइम पे, सेक्शन 8 के अलग से कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। तो इन सभी के बारे में आज हम सेक्शन वाइज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि कंपनी क्या होता है। एक्चुअली में कंपनी जो वर्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू दी लीगल एंटिटी, मतलब लीगल या एक सेपरेट एंटिटी जिसको ग्रुप ऑफ पीपल्स आपस में मिलकर बनाते हैं, यानी सेटअप करते हैं ताकि कॉमन बिजनेस एक्टिविटी को किया जा सके अंडर अ लॉ। मतलब लॉ के अंदर जब आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी आपकी बन जाती है जिनको ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने आपस में चलाना है ताकि वो एक जो बिजनेस एक्टिविटी, जो एक स्पेसिफिक पर्पस बिजनेस एक्टिविटी का अचीव करना चाहते हैं वो कर सके। इन शॉर्ट एक बिजनेस की एंटिटी लॉ के अंदर बन जाना, मतलब एक बिजनेस की पहचान बन जाना, वेदर नेचुरल और वेदर आर्टिफिशियल, राइट। तो कुल मिला के कंपनी का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको कंपनी के टर्म्स में बताऊं, मतलब कंपनी लॉ के टर्म्स में बताऊं, तो वो कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो गई है दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ कंपनी। सिंपल, वेरी सिंपल मीनिंग है। सेक्शन 268 के अंदर आपको कंपनी का मीनिंग मिल सकता है कि कंपनी मीन्स दैट कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस एक्ट दैट इज 1956। ओके, तो सो सिंपल मीनिंग है, आप सबको इतना तो नॉर्मल है इसके बारे में पता। तो अब हम इसके मेनली जो आज का मेन क्वेश्चन है हमारा उसकी ओर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ द कंपनीज। तो क्या होती हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, यानी कितने कितने तरीके की होती है। तो सबसे पहले आपके सामने है प्राइवेट कंपनी, दैट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अंदर। तो कंपनी लॉ ने कहा है कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है दैट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। जो कंपनी में हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट किया गया है हमें कि भाई साहब आप ये काम नहीं कर सकते। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स, जहाँ पे लिमिटेड है हमारे मेंबर्स, मतलब हम 200 से ज़्यादा जहाँ पे अपने मेंबर्स को रख नहीं सकते। मतलब एक कंपनी जो 200 से मैक्सिमम लिमिट में मेंबर्स को नहीं रख सकती या अपने एम्प्लॉय नहीं करवा सकती, वो है एक प्राइवेट कंपनी। और लास्ट वन इज प्रोहिबिटेड द इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स। मतलब जो कंपनी में हमने, मतलब इन शॉर्ट प्रोहिबिटेड है, मतलब जो कंपनी पब्लिक से अपने शेयर्स के लिए इनविटेशन नहीं लेकर मतलब ले सकती, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ प्राइवेट कंपनी। 3 मेन फीचर्स के बारे में बताया है कंपनी लॉ ने कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें राइट टू ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं, प्रोहिबिटेड नहीं है। अब सुन लो ज़रा, रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है कि आपको मना किए गए हैं, मतलब इन शॉर्ट प्रोहिबिटेड नहीं है, मतलब कोई चीज़ बिल्कुल ही बंद नहीं करी गई। जैसे इनविटेशन टू पब्लिक का मतलब है वो प्रोहिबिटेड है, वो मना ही है। रिस्ट्रिक्ट मतलब इन शॉर्ट आपको किसी किसी केस में उस चीज़ को करने से रोका गया है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपके होनी चाहिए, दैट इज़ राइट टू ट्रांसफ़र जो है वो रिस्ट्रिक्ट है आपके लिए। जिस कंपनी में 200 मेंबर आपके मैक्सिमम हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते अपनी कंपनी के अंदर। और लास्ट, आप पब्लिक से इनविटेशन नहीं इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को अपने शेयर्स को बाय करने के लिए, तो वो कंपनी है दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। क्लियर। अब बात करते हैं हम पब्लिक कंपनी के बारे में। सेक्शन 2 क्लोज 71 में कहा गया कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। इन शॉर्ट, जो 3 फीचर्स अगर एक कंपनी में नहीं आते जो हमने प्राइवेट कंपनी में पढ़े हैं अभी, अगर वो फीचर्स किसी कंपनी में नहीं है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। वेरी सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सी बात वही आ गई कि वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। कंपनी लॉ का देखो कितना सिंपल सादा मीनिंग है कि भाई साहब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन याद कर लो, जो वो फुलफिल कर देगा वो प्राइवेट हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो पब्लिक हो जाएगा। इसीलिए एक सेकेंड भी रख दिया उन्होंने पॉइंट, हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे सर आपने बताई नहीं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ये अभी तक प्रिस्क्राइब ही नहीं करी गई, ये अभी तक बताई ही नहीं गई है कि पब्लिक कंपनी जितनी मर्जी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल से स्टार्ट की जा सकती है। बस उसके अंदर अगर वो 3 फीचर्स पूरे हो रहे हैं जो प्राइवेट कंपनी में है तो वो प्राइवेट बन जाएगी, अगर उसमें से कोई भी फीचर पूरा नहीं हो रहा तो वो पब्लिक के अंदर कैटेगरी बन जाएगी उसकी। क्लियर है। अब प्रोवाइडेड, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखी गई है कि कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी
शेल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। ध्यान से सुन लीजिए कि कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब इन शॉर्ट मेरी एक प्राइवेट कंपनी, मतलब इन शॉर्ट जो कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, मतलब क्या है इसका, वेरी सिंपल कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी, मतलब कोई ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, इन शॉर्ट कोई ऐसी कंपनी की सब्सिडरी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी अगर प्राइवेट कंपनी है, ध्यान से समझो कि लेटर से मेरी कोई ABC कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है और मेरी सब्सिडरी जो है वो प्राइवेट कंपनी है, तो जो सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। मतलब पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर वो प्राइवेट कंपनी भी है तो भी हम उसको एज अ डीम टू बी पब्लिक कंपनी मानेंगे, ठीक है। मतलब वही है कि विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, जो उस कंपनी की सब्सिडरी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसको हम क्या मान लेंगे, दैट इज कॉल्ड डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। हाँ जी, अब उसके बाद आता है OPC, दैट इज़ 1% कंपनी। तो सेक्शन 2 क्लोज 62 ने कहा कि एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर और एक ही डायरेक्टर होता है, यानी जिस कंपनी को सिर्फ एक ही पर्सन रन करता है, दैट इज़ कंसीडर टू बी अ 1% कंपनी। वेरी सिंपल मीनिंग, बस इसके आगे कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई और फीचर वगैरह नहीं दिया गया। डेफिनेशन में सिर्फ इतना सब बताया गया कि जो कंपनी को सिर्फ एक पर्सन रन करता है और वो एक प्राइवेट कंपनी है, दैट इज़ कंसीडर टू बी अ 1% कंपनी, और इसमें एक ही शेयर होल्डर और एक ही डायरेक्टर होता है। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए, तो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 क्लोज 85, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में है, एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसकी इंपॉर्टेंट टाइप मानी जाती है, टाइप ऑफ कंपनी। इसमें कुछ अमेंडमेंट आई है। पहले मैं आपको पुरानी डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ कि कोई कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है और उसकी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर उसकी प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, यानी इन शॉर्ट जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से कम है और जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है, ठीक है, तो वहाँ पे वो कंपनी को हम किसके अंदर कंसीडर कर लेंगे, स्मॉल कंपनी के। ये पहला रूल होता था, लेकिन अब एक अमेंडमेंट आई है जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो 4 करोड़ के इक्वल है या फिर 4 करोड़ से कम है, मतलब 4 करोड़ से कम या उसके इक्वल है, तो ही वो कंपनी को हम क्या मानेंगे, दैट इज कंसीडर टू बी अ स्मॉल कंपनी। सिमिलरली टर्नओवर जिसकी 40 करोड़ से इक्वल है या उससे कम है, मतलब 40 करोड़ के कम या उससे इक्वल है, देन ओनली यू कैन से कंसीडर दैट कि उसको हम क्या मानेंगे, दैट इज स्मॉल कंपनी। मतलब स्मॉल कंपनी हम उसको ही मानेंगे जिसकी 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम अगर पेड शेयर कैपिटल है और 40 करोड़ से कम या उसके इक्वल आपकी टर्नओवर है, ओनली देन। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, साथ में 10 करोड़ और 100 करोड़ इसीलिए लिखा है कि हो सकता है किसी केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफाई कर दी है लिमिट, या फिर कोई किसी और मेन अथॉरिटी जो कंपनी लॉ के अंदर दी गई है उसने स्पेसिफाई कर दी है लिमिट, तो उस केस में ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन कंपनी लॉ ने ये मेंशन कर दिया कि चाहे कोई भी अथॉरिटी जितनी भी आपको बता दे स्मॉल कंपनी की, वो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती पेड अप शेयर कैपिटल और मैक्सिमम 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती आपकी टर्नओवर। ये मैक्सिमम रेंज है। आप बस इतना मानो कि स्मॉल कंपनी वही है जो 4 करोड़ से कम आपकी पेड अप शेयर कैपिटल या उसके इक्वल है, या फिर 40 करोड़ से इक्वल या उससे कम आपकी टर्नओवर है। ये आपकी न्यू अमेंडमेंट है अकॉर्डिंग टू स्मॉल कंपनी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं डोमेन कंपनी के ऊपर। डोमेन कंपनी 455 सेक्शन एक अलग सेक्शन है। ये क्या होता है एक्चुअली में, एक ऐसी कंपनी जिसको फॉर्म या रजिस्टर किया जाता है फॉर किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, मतलब सिर्फ एक ऐसी कंपनी जिसको सिर्फ एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हमने बनाया कि हमने ये एक काम करना है जिसके लिए मैंने किसी एसेट को होल्ड करना है, या फिर किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेना है, या फिर इन शॉर्ट मैं बात कर लूँ किसी स्पेसिफिक या सिग्निफिकेंट बिजनेस को, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको एक सिंपल वे में बताऊं तो डोमेन कंपनी का मतलब वही हो गया जो एक फ्यूचर काम के लिए सिर्फ एक छोटे, मतलब जो मैंने एक टारगेट रख लिया ना कि इतना ही काम करना है, तो उस पर्टिकुलर काम के लिए जो मैंने फ्यूचर प्रोजेक्ट करने के लिए क्या रखी है, एक कंपनी सेटअप करी है, दैट इज कंसीडर टू बी अ डोमेन कंपनी, ठीक है। तो आपने याद क्या रखना है इसके अंदर कि दैट कंपनी विच इज़ फॉर्म्ड फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड एन एसेट, बट
बट ध्यान रखना, बट इज़ नॉट एंगेज इन एनी सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी। मतलब कोई एक सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटी में वो कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक जैसे आप पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हो ना, उन बिजनेसेस में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ में कंसीडर होती हैं, उसमें वो बिजनेस मतलब उसमें वो कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो वो डोरमेंट कंपनी के सेक्शंस में कवर नहीं करी जाएगी। क्लियर है? चलिए अब सेक्शन 8 की बात करते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनीज एक स्पेशल कंपनीज हैं जिनको कंपनी लॉ ने क्या कहा कि एक ऐसी कंपनी जो एक चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई जाएंगी वो सेक्शन 8 में कवर हो जाएंगी। मतलब चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव जैसे कि डोनेशन, एजुकेशन, आर्ट, साइंस, सोशल वेलफेयर के लिए जो जो कंपनीज काम कर रही हैं, इन शॉर्ट जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के से कंसीडर करी जाती हैं, वो सारी कंपनीज क्या आ जाती हैं, दैट इज सेक्शन 8 की कंपनीज। इनका मेन मोटिव सिर्फ सर्विस के लिए होता है, ना कि प्रॉफिट के लिए। तो ये नॉर्मल सी जैसे आप एनपीओ पढ़ते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही ये सारी कंपनीज हैं जो उसी तरीके से काम करती हैं जैसे एनपीओज करते हैं। तो सेक्शन 8 में वो सारी कंपनीज डाल दोगे जो आपकी किसके लिए काम करती हैं, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, या जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना। इनका मेन जो काम होता है ना, वो प्रमोट करना होता है कि हम कैसे एजुकेशन को प्रमोट करें, कैसे आर्ट और साइंस को प्रमोट करें। मतलब इन चैरिटेबल चीज़ों को प्रमोट करना मेन काम इसका होता है। बाकी अगर इनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है तो ऑब्वियसली ये सेक्शन 8 में कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपके पास दैट इज़ फॉरेन कंपनी। अब सेक्शन 2 क्लोज 42 में कहा गया फॉरेन कंपनीज कौन सी कंपनीज हैं। तो ऑब्वियसली अब आप इतना तो जानते ही हो यार कि फॉरेन कंपनी वही कंपनी है जो इंडिया में इंडिया में मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। वो कंपनी जो इंडिया के बाहर किसी और कंपनीज मतलब और कंट्री के किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हैं, लेकिन उनकी जो सेटअप है मतलब उनको जो मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस है उनका वो इंडिया में है। मतलब उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बाहर का है, इनकॉर्पोरेटेड वो बाहर हुई हैं इंडिया के, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो अगर इंडिया में है तो ये दो चीज़ें अगर हैं तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फॉरेन कंपनी। मतलब जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई हैं लेकिन इंडिया में उसकी प्लेस है तो वो मानी जाती हैं फॉरेन कंपनीज। बस इतना सा आपको मेनली याद रखना है जब आप फॉरेन कंपनीज के डेफिनेशन को कंसीडर करोगे। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास आता है लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। दोनों को एक साथ कवर कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। बहुत सिंपल है कि कोई ऐसी पब्लिक कंपनी जिनकी सिक्योरिटीज़ यानी जिनके शेयर्स जो हैं वो सेबी दैट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो वो कंपनी मानी जाती है लिस्टेड पब्लिक कंपनी। लेकिन जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं होते मतलब वहाँ पे रजिस्टर नहीं होते, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो बने हुए हैं उनमें जो कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज़ हैं वो जब लिस्ट नहीं किए जाते, लिस्ट करने की भी प्रोसेस होती है। मतलब इन शॉर्ट वहाँ पे उनका कोई रोल नहीं है, कंपनी के शेयर्स वहाँ पे लिस्ट नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है या फिर सेबी से लिंक्ड नहीं है, तो वहाँ उन केसेस में क्या होने वाला है, वो कंपनीज अनलिस्टेड मानी जाएंगी। जिनका लिंक है वो लिस्टेड, जिनका लिंक वहाँ पे नहीं है यानी वो लिस्टेड नहीं है तो वो अनलिस्टेड की कैटेगरी में डाल दी जाएंगी। और इन दोनों कंपनी को इन शॉर्ट अगर लिस्टेड कंपनी की मैं बात करता हूँ तो वो लिस्ट की गई है ना वहाँ पे सिक्योरिटीज़, तो इनको कंपनी लॉ के साथ साथ सेबी के रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, उनको भी कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर्स टाइमली देने पड़ेंगे। लेकिन अनलिस्टेड को ऐसी कोई ऑब्वियसली है ये सेबी से लिंक तो है नहीं, सेबी में लिस्टेड अपनी सिक्योरिटीज़ को रख तो रहा नहीं, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से लिंक तो कर नहीं रहा ये कंपनी, राइट। ये कंपनी अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट नहीं कर रही तो ऑब्वियसली इनको कोई भी सेबी से लिंक्ड डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ेगा और उनको कोई भी अपनी बातों को शेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 406 एक निधि कंपनीज की बात अगर हम बात करते हैं तो ये आजकल एक नया कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कोई खास कंसेप्ट नहीं है। निधि कंपनी उन पब्लिक कंपनी को ही कहा जाता है जिनका प्राइमरी जो पर्पस होता है वो बोरविंग या लेंडिंग होता है अपने मेंबर्स को, मतलब अपने मेंबर से पैसे ले लेना या उनको लेंड कर देना। ठीक है, इस वजह से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को सेव करके रख सकें, मतलब सेविंग अमंग देयर मेंबर्स, मतलब सेविंग को इंक्रीज करना किसी वे में, बोरविंग और लैंडिंग की पर्पस को अपने मेंबर्स के बीच में करना, ये दो काम मेन जो होते हैं ना दैट इज़ कंसीडर टू बी अ निधि कंपनी। मतलब निधि कंपनी एक स्पेसिफिक कंपनी है जो एमसीए ही जिसको हैंडल करता है,
ठीक है। ये मेनली रेगुलेट भी एमसीए द्वारा ही करी जाती है और बस इनका मेन पर्पस ये रखा जाता है कि मेंबर्स से मिलकर बोरो कर लेना है पैसा और मेंबर्स को ही अगर ज़रूरत पड़े तो लेंड कर देना है पैसा। बस ध्यान ये रखना है कि जो आपकी हैबिट ऑफ सेविंग है वो अच्छे से यूटिलाइज करी जाए। क्लियर है? बस इतना सा काम होता है निधि कंपनी का। अब बात करते हैं, अब मैं पहले बता दूं ये सारी डेफिनेशन है, ऑब्वियसली मैं आपको मेन पॉइंट्स के साथ कवर कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। इनकी डिटेल में जाओगे तो डेप्थ बहुत मिलेगी हर एक कंपनी के अंदर, राइट। चलिए, तो लास्ट में अब आपको पढ़ोगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में। तो सेक्शन 2 क्लोज 87 में कहा गया कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो एक कंपनी को होल्ड करके रखती है, यानी उसके ऊपर ध्यान रखती है, और सब्सिडरी जिनके ऊपर मतलब जिनको कंट्रोल किया जाता है वो होल्डिंग है, मतलब वो सब्सिडरी है। ध्यान से समझना, आई विल रिपीट इट अगेन। जो कंपनी वन और मोर सब्सिडरी को, मतलब होल्डिंग कंपनी एज अ कंपनी दैट हैज़ वन और मोर सब्सिडरीज, मतलब वो होल्डिंग कंपनी होती है जिसमें बहुत सारी सब्सिडरीज होती हैं, मतलब जो बहुत सारी कंपनी को कंट्रोल कर रही होती हैं, या जिस कंपनी को कोई कंपनी अगर कंट्रोल कर रही है तो वो होल्डिंग कंपनी है, और जिसको वो कंट्रोल कर रही है वो सब्सिडरी कंपनी है। वेरी सिंपल डेफिनेशन। अगर ए बी को होल्ड कर रही है तो दैट इज ए इज द होल्डिंग कंपनी और बी इज योर सब्सिडरी कंपनी, दैट्स इट। मतलब जिसको होल्ड किया जा रहा है वो सब्सिडरी के अंदर कैटेगराइज हो जाएगा, और जो कंपनी होल्ड कर रही है दैट इज कंसीडर टू बी अ होल्डिंग कंपनी। ठीक है जी। मतलब कंट्रोल वगैरह अगर करूं बात की, मेन जो सब्सिडरी का कंट्रोल होता है वो होल्डिंग कंपनी के हैंड में ही होता है। ठीक है, दैट इज कंसीडर टू बी अ टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो मैंने आपको मोस्टली 9 और 10 जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे आपके कंपनीज लॉ के अंदर कंपनीज के, वो सारे यहाँ पे कवर किए हैं। तो होपफुली आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया होगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। और किसी भी तरह के नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ओपन है, किसी भी वे में आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो। वेबसाइट पे जाके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ पे भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड आप वहाँ से भी कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कॉमर्स क्लासेस भी चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको किसी भी तरह की कॉमर्स क्लासेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।